Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೋಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. कर्नाटक में अब राजनीतिक तूफान गुजर चुका है। विधानसभा में सदस्यों ने तय कर दिया है, सत्ता बीजेपी के हाथों में नहीं होगी। कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर 75 साल के बुकंकरे सिद्धलिंगप्पा येडियुरप्पा को संख्या में सबसे ताकतवर होने के बावजूद सत्ता से दूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शनिवार का पूरा दिन कर्नाटक की सियासी गर्मी में तपता रहा। सूरज जब चढ़ान पर आया तब कर्नाटक में राजनीतिक गर्मी और तेज हो गई। बीजेपी की खेमे में आशंकाएं थी और कांग्रेस की मुट्ठी में उम्मीद। दोपहर बाद जब येडियुरप्पा विधानसभा पहुंचे तो पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिक गई कि वो पूर्ण सीएम होने वाले हैं या फिर पूर्व सीएम हो जाएंगे। येडियुरप्पा ने विधानसभा में लंबा भाषण दिया। इसी दौरान एहसास होने लगा था कि बीजेपी आंकड़ा नहीं जुटा पाई और अंततः हुआ भी यही। ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೋಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ। इस्तीफा देकर येडियुरप्पा सदन से बाहर निकलने लगे तो कांग्रेसियों के चेहरे चमक उठे। हार के बाद भी जीत कांग्रेस के खेमे में जा गिरी। येडियुरप्पा सरकार भले ही गिर गई हो, लेकिन उन्होंने खुद को कर्नाटक की राजनीति में शहीद की तरह पेश किया है। येडियुरप्पा की ये तस्वीर 2009 की है। 25 जनवरी 2009 को बेंगलुरु में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसी दौरान उस वक्त के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कुर्सी पर बैठते बैठते जमीन पर जा गिरे थे। आज फिर उनके साथ यही हुआ है। कुर्सी पर बैठने की जुगत में लगे येडियुरप्पा की कुर्सी कांग्रेस के हाथ ने खींच ली। इस बार कर्नाटक में बीजेपी को मिले संख्या बल के पीछे भले पीएम मोदी और अमित शाह का जादू माना जाए, लेकिन येडियुरप्पा वो नाम है जिनकी बदौलत बीजेपी साल 2008 में दक्षिण में पहली बार कमल खिलाने में कामयाब रही थी। ये वो दौर था जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में नहीं थी, दक्षिण में उनका कोई नाम लेवा भी नहीं था। तब येडियुरप्पा ने ही पार्टी के लिए दक्षिण का द्वार खोला था। येडियुरप्पा लिंगायतों के पास गए, अपनी कम्युनिटी के पास, और डोमिनेंट कम्युनिटी है वहाँ कि साहब इन्होंने हमको धोखा दिया है। तो उसका नतीजा हुआ कि 2008 में जो इलेक्शन हुआ उसमें उनको खूब ठिकाने से खूब ज़बरदस्त नंबर ऑफ सीट्स मिली। फिर उन्होंने सरकार बनाई। 2008 को 10 साल बीत गए। तब से आज तक बीजेपी पूरी तरह बदल गई, लेकिन 10 साल के बाद भी कर्नाटक में कुछ नहीं बदला। बीजेपी आलाकमान इस बार भी जानते थे कि बिना येडियुरप्पा के 2008 में भी जीत मिलना मुमकिन नहीं है। कर्नाटक में येडियुरप्पा इतना मजबूत नाम है कि अनंत हेगड़े और प्रताप सिम्हा के हिंदुत्व को नजरअंदाज कर पार्टी ने विधानसभा चुनाव में पहले ही सीएम कैंडिडेट के लिए उनके नाम की घोषणा कर दी थी। येडियुरप्पा इन लोगों से तो बहुत बड़े नेता हैं भाई। ये वो उन लोगों का तो क्षेत्र में उनका है, उनका ये है कि वो चूंकि एंटी मुस्लिम बोलते हैं और संविधान के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान जाओ टाइप, इस तरह के नेता हैं वो लोग राष्ट्रीय नेता नहीं हैं। येडियुरप्पा तो बड़े नेता हैं भाई। जमीनी किसान नेता और फिलहाल कर्नाटक में लिंगायतों के सबसे बड़े नेता येडियुरप्पा कई मुश्किलों से गुजरकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कर्नाटक में राजनीति के माहिर खिलाड़ी येडियुरप्पा को सिर्फ लिंगायत नेता कहना सही नहीं होगा। येडियुरप्पा का राजनीतिक अनुभव ही था जिसने कांग्रेस और राज्य के क्षत्रपों को सत्ता से उखाड़ फेंका था।
येडियुरप्पा कर्नाटक के मंड्या जिले के बुकानाकेरे में सिद्धलिंगप्पा और मुथथ्यम्मा के घर पर 27 फरवरी 1943 को जन्मे। उन्होंने 1972 में शिकारीपुरा तालुका से जनसंघ अध्यक्ष के तौर पर राजनीतिक शुरुआत की। इमरजेंसी के दौरान वे बेल्लारी और शिमोगा की जेल में भी रहे। उस दौर में कर्नाटक में जनसंघ की कोई बहुत बड़ी साख नहीं थी। लिंगायत समुदाय राजनीतिक रूप से कांग्रेस का ही वोट बैंक था, लेकिन इमरजेंसी के दौरान लोग कांग्रेस से खफा हो गए और उस समय येदियुरप्पा कांग्रेस के खिलाफ यहाँ बिगुल फूके हुए थे। इमरजेंसी में जब वो जेल गए तो उसके बाद लिंगायत समुदाय उनके साथ जुड़ता चला गया और देखते ही देखते येदियुरप्पा किसानों के बड़े नेता के रूप में स्थापित हो गए। इमरजेंसी बीत चुकी थी और राजनीति की धारा भी कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो गई थी। कांग्रेस 1977 का चुनाव बुरी तरह हारी। केंद्र में कांग्रेस विरोधी राजनीति का आधार बना था जनता गठबंधन। पुराने कांग्रेसी मोरारजी देसाई इसका चेहरा थे। इसी अलायंस में शामिल थी जनता पार्टी, जो इमरजेंसी के विरोध में जयप्रकाश नारायण ने बनाई थी, और सत्ता में भागीदार पार्टी की कमान तब संभाल रखी थी सुब्रमण्यम स्वामी ने। में सुब्रमण्यम स्वामी ने येदियुरप्पा को कर्नाटक जनता पार्टी का सचिव बनाया था। उसके बाद येदियुरप्पा का कद लगातार बढ़ता गया। पहली बार 1983 में हुए चुनाव में येदियुरप्पा विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। इस बीच जनता पार्टी का बीजेपी में विलय हो चुका था। 1980 में बीजेपी बनी और उसके ठीक 8 साल बाद यानी 1988 में कर्नाटक बीजेपी की कमान येदियुरप्पा को सौंप दी गई। शिकारीपुरा विधानसभा सीट येडियुरप्पा 9 बार जीत चुके हैं। उन्नीस वो साल था जब येडियुरप्पा अपने दम पर बीजेपी को कांग्रेस से ऊपर लेकर आए थे। 1994 के विधानसभा चुनाव में टक्कर कांग्रेस और जनता दल के बीच मानी जा रही थी, लेकिन नतीजे थोड़े अलग साबित हुए। 1994 का चुनाव जीतकर जनता दल के एचडी देवगौड़ा सीएम बन गए थे, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी बीजेपी। जनता दल को 115 सीटें मिली, कांग्रेस ने कुल 34 सीट जीती और बीजेपी ने कांग्रेस से 6 बढ़कर 40 सीट जीती। ये जादू किसी और का नहीं बल्कि कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े नेता बीएस येडियुरप्पा का था। 1994 के विधानसभा चुनाव में हार कर भी येडियुरप्पा जीत गए थे, क्योंकि वो इस हार के बाद कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे। उन्नीस में कर्नाटक विधानसभा के दौरान बीजेपी की कमान येडियुरप्पा के ही हाथ में थी, लेकिन पहली बार शिकारीपुरा विधानसभा सीट से उन्हें हार मिली। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार महालिंगप्पा ने उन्हें हरा दिया, लेकिन येडियुरप्पा एमएलसी बनकर विधानसभा पहुंचे। दो 2004 में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव बड़ा उलटफेर करने वाला रहा। बीजेपी ने इस चुनाव में 79 सीट जीती। कांग्रेस 65 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। 58 सीटों पर जेडीएस ने जीत हासिल की। 2018 की तरह ही 2004 में भी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद बीजेपी सत्ता से दूर रही। कांग्रेस ने जेडीएस के साथ सत्ता हासिल करने का दांव खेल दिया था। कांग्रेस एचडी देवगौड़ा से गठबंधन की बात कर रही थी, लेकिन देवगौड़ा एसएम कृष्णा और मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम बनाने के नाम पर राजी नहीं थे। तब कर्नाटक की राजनीति में अजात शत्रु कहे जाने वाले धर्म सिंह को सीएम बनाया गया। येदियुरप्पा के मन में भारी टीस थी। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो सत्ता से दूर रह गए थे।
तब धर्म सिंह की सरकार को हटाने के लिए येदियुरप्पा ने कुमारस्वामी की मदद करने का फैसला किया और बीजेपी की मदद से कुमारस्वामी राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। समझौता ये था कि 20 महीने कुमारस्वामी इस मुख्यमंत्री रहेंगे और 20 महीने बाद येदियुरप्पा। लेकिन जब 2007 में येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो कुमारस्वामी ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया। नाराज येडियुरप्पा ने कुमारस्वामी की सरकार गिरा दी। कुमारस्वामी और येडियुरप्पा के झगड़े के बाद अब कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन था। लेकिन इसी बीच दोनों नेताओं ने फिर सुलह की और जेडीएस बीजेपी के मतभेद दूर होने के बाद येडियुरप्पा सीएम बने। नवंबर 2007 को येडियुरप्पा ने पहली बार सीएम पद की शपथ ली, लेकिन मन मुताबिक मंत्रालय न मिलने से नाराज जेडीएस ने एक बार फिर समर्थन वापस ले लिया और 19 नवंबर 2007 को येडियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। उनकी सरकार थी, इन दोनों की साझा सरकार बनी थी और जेडीएस वाले जो हैं मुख्यमंत्री कुमारस्वामी का बन गया तो तय हुआ था कि आधा आधा बांट लेंगे और उनका नंबर आया तो ये देवेगौड़ा और कुमारस्वामी जो हैं उनको चलाने लगे तो वो फिर सरकार गिर गई। मई 2008 में येडियुरप्पा ने बहुमत से कम के आंकड़े के साथ सरकार की शुरुआत की, लेकिन विपक्षी और निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में कर उन्होंने जबरदस्त बहुमत जुटा लिया। उन्होंने अपने अभियान को ऑपरेशन लोटस नाम दिया और विधानसभा में बीजेपी बहुमत हासिल करने में सफल रही। में ऑपरेशन लोटस उनका ये था कि उन्होंने ये तय किया था कि कमल का फूल दक्षिण भारत में खिलाएंगे और उसके लिए उन्होंने लिंगायत को बेस बना के और सिंपैथी वेव के आधार जेडीएस के सिद्धरमैया, सीएम इब्राहिम, बहुत सारे लोग होते थे और उन सब को इन्होंने एंटी कन्नडिगा, एंटी लिंगायत तमाम ऑप्शंस खेल के उन्होंने लोगों को खत्म किया और दक्षिण भारत में उन्होंने कमल खिलाया। येडियुरप्पा पर जमीन घोटाले और अवैध खनन घोटाले के भी आरोप लगे थे। नवंबर 2010 में येडियुरप्पा पर आरोप लगा कि उन्होंने बेंगलुरु में करोड़ों की जमीन अपने बेटे को देने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। सरकार चलाने के दौरान खनन क्षेत्र के सबसे बड़े चेहरे जनार्दन और करुणाकर रेड्डी परेशानी का सबब बने रहे। बाद में बीजेपी के ही 11 बागी विधायकों और 5 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लेकर उन्हें संकट में डाल दिया। साल 2011 में येदियुरप्पा ने 2 बार विश्वास मत हासिल किया। पहली बार ध्वनिमत से विश्वास मत हासिल किया, जिसे तत्कालीन राज्यपाल एच.आर. भारद्वाज ने असंवैधानिक करार दिया। उसके बाद दूसरी बार जब येदियुरप्पा ने विश्वास मत हासिल किया तो 100 के मुकाबले 106 वोट उन्हें मिले और उनकी सरकार बच गई। येदियुरप्पा भारतीय विधायिका के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक हफ्ते में 2 बार विश्वास मत हासिल किया। बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते बीजेपी ने येडियुरप्पा को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद येडियुरप्पा ने जनता पक्ष नाम की अपनी पार्टी बनाई, लेकिन 2013 में जनता पक्ष चुनाव में बुरी तरह हारी। बीजेपी और येडियुरप्पा दोनों समझ चुके थे कि एक दूसरे के बिना चलना मुश्किल है, इसलिए 2014 में फिर वो बीजेपी से जुड़ गए और 2018 में बीजेपी ने उनकी ताकत को समझते हुए चुनाव से पहले ही उनके सीएम बनने का ऐलान कर दिया।